तो लास्ट क्लासेस में हमने अप्रॉक्स बात कर रही थी किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हमने की थी। आज हम देखेंगे oogenesis क्या होता है। मतलब जैसे हमने देखा कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, आज हम देखेंगे कि oogenesis कैसे होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं oogenesis की। किसकी बात करेंगे बच्चा? oogenesis की। ठीक है, मतलब फीमेल्स में अ, जैसे हमने देखा था ना मेल में कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम ये देखेंगे ये फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको हम देखेंगे कैसे क्या बनता है, सेकेंडरी oocytes क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes क्या होते हैं। यहाँ पे आपको अगर सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन याद है, हमने पढ़ा है 11th क्लास में। उसमें बड़ी सारी स्टेज थी, याद है? पेकाइटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, याद है? हाँ, तो जब मैं वहां सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा रहा था, तो आप जाओगे भी तो बुक में देखोगे ऊगेमी करके ऐसा कुछ वर्ड लिखा होगा कि यहाँ पे कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक डिप्लोटीन अवस्था में रुका रहता था, कुछ याद है? डिप्लोटीन सबसे लंबी अवस्था होती है, कुछ महीनों से कुछ साल तक होती है, कुछ याद है? तो उसका आज यहाँ पे काम आएगा आपको, वहां का नॉलेज आपको, मतलब पूरा म्योसिस का जो नॉलेज है ना, यहाँ पे आपको काम आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उनको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगा, आप चिंता ना करें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम उसी पे बात करते हैं जो 11th में थोड़ी-थोड़ी बातें दी गई हैं आपको। देखो, आपको पता है ना मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड? बताओ, पता है ना? तो आपको ये भी पता होगा कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है और मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, बट डीएनए का जो अमाउंट है वो नॉर्मलाइज किया जाता है। पक्का? यहाँ पे डीएनए के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, पक्का नॉर्मलाइज करते हैं डीएनए को, ये आपको पता है। तो ऐसा है कि मियोसिस में कुछ स्टेज होती हैं। क्या होती हैं? मियोसिस में कुछ स्टेजेस होती हैं, करेक्ट? हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। आप जानते हो मियोसिस 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है और मियोसिस 2 में डीएनए नॉर्मलाइज होता है। पक्का? कोई डाउट नहीं है इसमें? मैं आपको थोड़ा-सा रिकॉल करा रहा हूँ और जिनको नहीं पता है, मैं उनको याद दिला रहा हूँ कि मियोसिस क्या होता है, क्या नहीं होता। थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ जाओगे, थोड़ा-थोड़ा बात है इसमें। मैंने कहा मियोसिस 1 में कुछ स्टेजेस होती थी। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, करेक्ट? मियोसिस में ना कुछ देखो, जैसे ऐसा है कि ऐसा आप बोल सकते हो तुम, 12th वालों को मैं बता रहा हूँ कि आप बोल दो ना कि मियोसिस में 4 अवस्थाएँ होती है, 4 फेज होता है। मियोसिस में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये होता है, पक्का? तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि मियोसिस 1 में ये सारी स्टेजेस हो रही हैं, तो मियोसिस 2 में भी सेम स्टेजेस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं ना, देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैंने बोला देखो, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है? मियोसिस फर्स्ट में होता है, 4 अवस्थाएं होती हैं इसमें। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पक्का? तो एक बात मुझे बताओ, मियोसिस 2 भी होता है ना? इसमें भी सेम 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस फर्क इतना सा होगा कि मियोसिस 1 में जब प्रोफेज होगा तो उसको प्रोफेज 1 बोलेंगे। मियोसिस 1 में जब मेटाफेज होगा तो मेटाफेज 1 बोलेंगे। मियोसिस 1 में जब एनाफेज होगा तो एनाफेज 1 बोलेंगे। मियोसिस 1 में जब टीलोफेज होगा तो टीलोफेज 1 बोलेंगे। और मियोसिस 2 में जब प्रोफेज होगा तो प्रोफेज 2 बोलेंगे, मेटाफेज 2 बोलेंगे, एनाफेज 2 बोलेंगे और टीलोफेज 2 बोलेंगे। समझ में आता है आपको? बताओ। ठीक है, अब सवाल यह है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब क्या, ये सब मियोसिस की स्टेजेस हैं। यहां पे कुछ होता है और सेल 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है। अब उतना बताने बैठूंगा तो फिर 12th की जगह मुझे 11th पढ़ाना पड़ेगा। ध्यान देना आप क्या मैं बोल रहा हूं। हम बात करेंगे मियोसिस 1 की। किसकी बात करेंगे? मियोसिस। क्या मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होता है? बताओ। स्टेज है एक, याद कर लो ना, स्टेज है एक। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होता है।
इस प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 5। याद है LZ PD स्क्वायर, है ना? लोआइन इन जू प्लेइंग डांसिंग डांसिंग। तो लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होती हैं। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जब आप जाओगे तो आपको 5 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रोफेज 1 बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा चलता है। तो हमने इसको 5 सब फेजेस में बांटा है। LZPD स्क्वायर, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। करेक्ट? ठीक है। तो जैसे तुमने मियोसिस देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, याद है तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस देखा था, तो मैंने इन चीजों की बात नहीं की थी। मैं तुमसे बोला था मियोसिस 1 हुआ देख, मियोसिस 2 हुआ देख, खत्म। करेक्ट? यहां पे आपको ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे कुछ कुछ अवस्थाओं में अरेस्ट होगी, चीजें अरेस्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मियोसिस 1 जब स्टार्ट होगा तो प्रोफेज होगा। कोई डाउट है क्या? बताओ। किसी भी जगह पे अगर मियोसिस 1 हो रहा है तो उसमें प्रोफेज 1 होगा। प्रोफेज 1 में जाओगे तो उसमें 5 गो सब फेज है, वो होगा। फिर क्या होगा? मेटाफेज होगा। फिर क्या होगा? एनाफेज होगा। फिर क्या होगा? टीलोफेज होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें? तो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें फिगर, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं आता हूं oogenesis पे। क्या होता है oogenesis? देखो, oogenesis में परफॉर्म करने वाली जो सेल्स होती है, याद है स्पर्मेटोगोनिया सेल थी स्पर्म बनाने वाले में, तो ओवम बनाने वाले में होती हैं oogonia सेल। कौन होती हैं? oogoनियम सेल। oogoनियम सेल, करेक्ट। और इनका नंबर जो है ना, इनका नंबर जो है फिक्स है। क्या है? इनका नंबर फिक्स होता है। करेक्ट? ये ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा oogonia, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पाया था कि बार बार स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ना बार बार बन रही थी। करेक्ट? oogonia में ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार ओवेरी में डाल दिया गया, उसके बाद से एड ऑन नहीं होता है उसमें। ठीक है? समझ आया? बताओ। ठीक है, देखो, हमने बोला कि oogonia में हुआ माइटोसिस। क्या हुआ? जिससे बनी प्राइमरी oocyte। क्या बनी? और प्राइमरी oocyte जाके अरेस्ट हो गई प्रोफेज 1 में। किसमें? क्या हुआ कि देख, oogonia सेल है, उसमें हुआ माइटोसिस। माइटोसिस हुआ तो बनी प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte ने चाहा कि अब मैं मियोसिस फर्स्ट करूं, लेकिन वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो गई। कहां अरेस्ट हो गई? प्रोफेज 1 में। हाँ, एट द बिफोर बर्थ, एट द टाइम ऑफ, एट द फीटस, जब बिफोर बर्थ, ये बर्थ की पहले की बात कर रहा हूं मैं। हुआ क्या कि एम्ब्रियोनिक लेवल पे बच्चा है, बच्ची है, एम्ब्रियोनिक लेवल पे है। करेक्ट? तो उसमें oogoनियम डाल दिया गया। पक्का? oogoनियम जो है माइटोसिस किया उसने, और उसने बनाया प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte जाके प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया। क्या हो गया? रुक गया मियोसिस। अच्छा आप बताओ, अरेस्ट कोई चीज हो गया तो क्या मियोसिस कंप्लीट हो पाएगा? आप बताओ। पक्का? तो हमने बोला ये कि oogoनियम सेल ने क्या किया, बताओ। तो क्या बना? प्राइमरी oocyte बना। ठीक है? प्राइमरी oocyte जो है वो तैयार हुआ कि अब करते हैं मियोसिस। क्या करते हैं? मियोसिस। तो मियोसिस करने के लिए सबसे पहली अवस्था क्या होती है मियोसिस की, बताओ। फिर क्या करेगा वो? उसके बाद क्या करेगा? फिर क्या करेगा? उसके बाद क्या होगा? क्या मियोसिस 2 स्टार्ट होगा उसके बाद? फिर होगा क्या? मेटाफेज, सॉरी, फिर होगा प्रोफेज 1, फिर होगा मेटाफेज 1, फिर होगा एनाफेज 1, फिर होगा टीलो, सॉरी, सेकंड सेकंड होगा ना सब कुछ। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, मियोसिस कंप्लीट। करेक्ट? ऐसा कायदे में होना चाहिए था प्राइमरी oocyte के साथ, लेकिन प्राइमरी oocyte के साथ हो गया धोखा। क्या हो गया? प्राइमरी oocyte के साथ हो गया धोखा। उसको प्रोफेज 1 में ला करके हमने अरेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? रोक दिया उसको प्रोफेज 1 में। बोला कि नहीं नहीं नहीं, मियोसिस कंप्लीट नहीं करना है। तो प्राइमरी oocyte आकर के अरेस्ट होगी प्रोफेज 1 अवस्था में। अब तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि प्रोफेज में भी आपने बोला था कि 5 गो सब फेज होता है,
LZPD², इनमें से कौन सा? तो याद रखना डिप्लोटीन। सही, एकदम सही, डिप्लोटीन अवस्था में। प्रोफेज की कौन सी अवस्था में? क्योंकि आप जाओगे 11th में, बुक खोलोगे तो डिप्लोटीन में तुम देखोगे साइड जैसा कुछ लिखा था कि ये महीनों से साल तक हो सकता है, लिखा था ना, ये सबसे लंबी अवस्था होती है, लिखा था ना। प्रोफेज 1 में सबसे लंबी कौन होती है? वही डिप्लोटीन होती है तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद बच्ची का जन्म हो गया। ठीक है, क्या हुआ? जन्म हुआ। उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी मियोसिस कंटिन्यू हुआ। आफ्टर प्यूबर्टी क्या हुआ? मियोसिस कंटिन्यू हुआ, और उससे बना सेकेंडरी oocyte। क्या बना? मतलब प्राइमरी oocyte जो है कितना, अप्रोक्स 12 साल तक क्या अरेस्ट रहा? बताओ मुझे, प्राइमरी oocyte क्या 12 साल तक अरेस्ट रहा? क्योंकि प्यूबर्टी अप्रोक्स गर्ल्स में 12 साल में आता है, 12 से 14 साल में आता है। ठीक है, और प्यूबर्टी भी ना, पता है तुमको, डिपेंड करता है कि देश कौन सा है। अब बोलोगे ये कौन सा बात बोल रहे हैं सर कि प्यूबर्टी देश देख के बोलाएगा? देखो, देश देख के नहीं आएगा, बेसिकली क्लाइमेट देख के आएगा। क्या आएगा? वैसी जगह जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, जो जो गर्म इलाका है, वहां प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, 10 से 11 साल में आ जाएगा अगर कोई गर्म जगह है तो। ठंडी जगहों में, जैसे कि हाँ, ठंडी जगह होगी जहां पे ठंडा रहता है मौसम, गर्मी नहीं पड़ती है, ठंडी रहती है मौसम हमेशा, तो वहां पे गर्ल्स में प्यूबर्टी लेट में आता है, 16 से 17 साल में आता है। समझ गए? तो प्यूबर्टी जो है डिपेंड करता है कि क्लाइमेट में कैसे रखो। जैसे इंडिया है तो ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है, तो यहाँ पे प्यूबर्टी 12 से 13 साल में आ जाता है। करेक्ट? तो प्रोफेज वन के डिप्लोटीन में प्राइमरी oocyte रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा। कब कंप्लीट हुआ? आफ्टर प्यूबर्टी मियोसिस दोबारा कंटिन्यू हुआ और बना सेकेंडरी oocyte। क्या अब 2n वाला क्या 1n हो गया है? बताओ, पक्का? सेकेंडरी oocyte बना। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पे आप एक ही दिखा रहे हो, कायदे में तो बनता दो है। एक और कहां गया उसका भाई? देखो, दो बनता है ना बच्चा, तो एक से ये एक बना, उसके बाद एक बनता है पोलर बॉडी। क्या बनता है? पोलर बॉडी। एनसीईआरटी ने भी नहीं बताया कि इस पोलर बॉडी का क्या होता है। साइंटिस्ट खुद कंफ्यूज हैं कि पोलर बॉडी का क्या होता है। पोलर बॉडी कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं रखती है इसमें। कहा जाता है कि पोलर बॉडी डिवाइड करती है और दो पोलर बॉडी और बनाती है, उसके बाद वो डीजनरेट कर जाती है। करेक्ट? तो इसके बारे में ना हमको पता है ना साइंटिस्ट को पता है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता आपसे। करेक्ट? इसका कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू इसमें नहीं है oogenesis में, पोलर बॉडी का। ठीक है, समझ में आया? अब सेकेंडरी oocyte जाके अरेस्ट होगी मेटाफेज 2 में। कहां? मेटाफेज 2 में। सोचने वाली बात है कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। अब सेकेंडरी oocyte से बनना चाहिए था अगला कदम, लेकिन सेकेंडरी oocyte ने जैसे ही मियोसिस 2 को स्टार्ट किया, वो कहां जाके अरेस्ट हो गई? मतलब उसने प्रोफेज 2 तो किया, मेटाफेज 2 में आके अरेस्ट हो गई। क्यों अरेस्ट हो गई? देखो, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था स्पिंडल फाइबर अपर्चर, याद है क्या? सेंट्रिओल्स अपोजिट कॉर्नर पे जाते थे, यहां पे ऐसे 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 करके बनता था, याद है तुमको कुछ कुछ? और यहां पे क्रोमोसोम आता था, इसको खींचता था, टूटता था, याद है कुछ? हाँ, इक्वेटर पे अलाइन होता था। करेक्ट? तो 12th वाले बस इतना ध्यान रखो कि सेकेंडरी oocyte अभी मेटाफेज 2 में अरेस्ट क्यों हुआ है? सवाल यह है। इसलिए अरेस्ट हुआ है बच्चा क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं है। क्या नहीं है? सेंट्रियोल्स नहीं है। जो कि, मान लो तुम, डायरेक्ट मैं कह रहा हूं, टेक्निकली गलत है लेकिन मैं डायरेक्ट तुमसे कह रहा हूं, मान लो कि सेंट्रियोल्स बहुत ज्यादा मान लो क्या है इंपॉर्टेंट। हमने बोला सेंट्रियोल्स के बिना मियोसिस तो कंप्लीट हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वही तो बनाएगा स्पिंडल अपर्चर, जिसकी वजह से मियोसिस कंप्लीट होगा। समझ रहे हो ना? जिनको जिसने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा है वो समझ गया ना सेंट्रियोल्स क्यों मैं मांग रहा हूं बार बार। हाँ, तो बस देखो 12th वालों, बस इतना ध्यान रखो कि सेकेंडरी oocyte बना है, वो मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो गया है। वो मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो गया क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं है। क्या नहीं है? और सेंट्रियोल्स मियोसिस कंप्लीट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको सेंट्रियोल्स कौन देगा? बताओ, इसको कौन देगा सेंट्रियोल्स? इसको सेंट्रियोल्स देगा स्पर्म। कौन देगा? कौन देगा?
नहीं समझ में आया? देखो, था, कायदे में था, तब ना मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। मियोसिस 2 के टाइम सेंट्रियोल्स उसके पास नहीं है। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि मियोसिस 2, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो सेंट्रियोल्स शायद पोलर बॉडी के पास चला गया, इसके पास पोलर बॉडी रहा ही नहीं। समझ गया तुम मेरी बात को? तो मेटाफेज 2 में हम इसलिए रुक गए क्योंकि हमारे पास सेंट्रियोल्स नहीं है, तो हम स्पिंडल फाइबर अपर्चर नहीं बना सकते हैं। हम ऐसा 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 कोई अरेंजमेंट सेल के अंदर नहीं बना पा रहे क्योंकि मेरे पास सेंट्रियोल्स नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास सेंट्रियोल्स नहीं है। तो हमने बोला भाई सेकेंडरी oocyte जो है मेटाफेज 2 में आके रुक गया क्योंकि इस पास सेंट्रियोल्स नहीं है। अब सुनो मेरी बात, अब होती है स्पर्म की एंट्री। किसमें? सेकेंडरी oocyte में। स्पर्म आया, स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस दिया, अपना सेंट्रियोल्स दिया, उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ और ओवम बन गया। क्या बन गया? ओवम मतलब एक का फॉर्मेशन हो गया। अगर स्पर्म आके नहीं देता है अपना सेंट्रियोल्स, क्या नहीं देता है? अपना सेंट्रियोल्स नहीं देता है, तो क्या होगा? अरे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। सही बोल रहा हूं क्या? वो देखो होगा क्या कायदे में, सुनो मेरी बात। जैसे सेकेंडरी oocyte है ना, ये बाहर रिलीज हुआ, अब ये इंतजार में कि अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी और एक एग में डेवलप होगी, फिर जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो इंप्लांट होगा, प्रेगनेंसी। करेक्ट? लेकिन अगर इसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या? तब ये उसी मेटाफेज 2 में रहेगी, उसका काम कहानी खत्म हो जाएगा और वो इंड्रोमेटियम के साथ बाहर आ जाएगी, जैसा आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में जानते हो। करेक्ट? समझ आया? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ, बताओ मेरे को, oogonia सेल के साथ क्या क्या हुआ? एक oogonia थी 2n की, पक्का? बताओ बताओ, 2n था ना उसका? रमशा बताओ। माइटोसिस हुआ तो क्या बना? प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte ने जैसे ही मियोसिस 1 स्टार्ट किया तो फिर उसके साथ क्या हुआ? प्रोफेज में अरेस्ट हो गया। पक्का? प्रोफेज में अरेस्ट हो गया। प्रोफेज कब तक में, वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में कब तक वो अरेस्ट रहा? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हुआ फिर? उसने वो मियोसिस 1 कंप्लीट किया, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, एक पोलर बॉडी बनी, एक सेकेंडरी oocyte बनी। पक्का? अब सेकेंडरी oocyte जो बनी है वो 2n नहीं है, वो n कंडीशन पे। पक्का? अब सेकेंडरी oocyte ने बोला कि अब हम मियोसिस 2 करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन वो भी मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो गया क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं है। साइंटिस्ट का मानना यह है कि पोलर बॉडी जो बाहर निकला था ना, वो सेंट्रियोल्स लेके निकल गया होगा। करेक्ट? अब वो रुक गया। अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो क्या होगा बताओ? ये अपना स्पर्म जो है अपना सेंट्रियोल्स कंट्रीब्यूट करेगा उसको, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, फिर ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? ओवम का फॉर्मेशन फर्टाइल एग कह देंगे, हो गया। फिर सेकेंडरी oocyte एज इट इज बाहर रिलीज हो जाएगा। पक्का? देखो, अगर स्पर्म आया, देखो स्पर्म आया ना, इसने फर्टाइल किया, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, हमने बोला फर्टाइल एग बना और पोलर बॉडी 2 बना। पोलर बॉडी 2 बना, नंबर नंबर है इसका। पोलर बॉडी सेकंड बनेगा ना, एक फर्टाइल एग बनेगा, फिर पोलर बॉडी सेकंड बनेगा। समझ गया क्या? अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, बहुत गौर से देखना क्या लिखा हुआ है। देखो, ये है ना oogonia सेल है, फॉलिकल दिखाता हूं मैं, पहले एनसीईआरटी दिखाता हूं फिर आपको ये समझ आएगा। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis which is marked different from spermatogenesis। हमने बोला यार ऐसा है कि फीमेल गैमेट का बनना क्या है? oogenesis है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है। तो जल्दी से मुझे 3 डिफरेंस बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। लास्ट में लिखाऊंगा मैं, डिफरेंस लिखाऊंगा। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis which is marked different from sperm, जो कि काफी डिफरेंट है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary। समझ गया? देखो, उसने बोला कि oogenesis जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी स्टार्ट हो जाता है। जो फीमेल बेबी होती है ना, उसके एम्ब्रियोनिक लेवल पे, जब वो एम्ब्रियो के फॉर्म में होती है ना, उस टाइम पे ही उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ मदर गैमेट oogonia सेल्स बनना चालू हो जाते हैं। करेक्ट? ईच ओवेरी में। करेक्ट?
नो मोर oogonia क्या इसमें स्टार्ट हो जाता है? हाँ, वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, करेक्ट। हाँ हाँ, मैं समझ गया समझ गया। वहां पे 4 बनता है, यहाँ पे एक ही बनता है। बहुत अच्छा है, सुनो। फिर मैंने बोला क्या, oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवेरी, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनती है और ना उसमें ऐड होती है, करेक्ट। कोई डाउट है इसमें? मतलब जितनी बन गई उतनी बन गई, करेक्ट। These cells start divide and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporary arrest at this stage called primary oocyte। क्या ये समझ में आता है, बताओ? हमने बोला ये oogonia सेल जो है वो माइटोसिस करना स्टार्ट करेगी और प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाएगी, टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by the layer of granule cells। क्या समझ है, बताओ? हमने बोला जो प्राइमरी oocyte है ना बच्चा, उसके आसपास ग्रैन्युअल सेल लगने लगी, मतलब ये प्राइमरी oocyte है पक्का। तो देखो इसके आसपास ऐसे ग्रैन्युअल सेल की लेयर जम जाएगी, समझ आ रहा है? और अब हम इसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। नहीं समझे क्या? अरे देख, हमने बोला कि ऐसा है कि प्राइमरी oocyte समझ गया ना, टेम्पोररी अरेस्ट हो गया कहां आकर के, प्रोफेज 1 में। फिर उसने बोला ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by the layer of granulosa cells and then called primary follicle। हमने बोला कि जो प्राइमरी oocyte है ना, उसके आसपास ग्रैनुलोसा सेल की लेयर जमा होने लगेगी, करेक्ट है। और अब हम इसको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। नहीं समझे? समझ में आया? बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, एक फिगर है, देखो देखो, ये oogonia सेल देख रहे हो तुम, इसके आसपास एक रेड वाला लेयर देख रहे हो, ये ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है जो प्राइमरी oocyte के आसपास फैल गई हैं, समझ आया? देखो ये इसकी बारे बात करो, ये उसको सराउंड कर लेती हैं बस, ठीक है। उसके बाद जब ओवम, मैं बताता हूं समझ जाओगे तुम, प्राइमरी oocyte का काम, प्राइमरी फॉलिकल का काम क्या तुम समझ जाओगे, ठीक है। अरे यार, प्राइमरी प्राइमरी oocyte है ना ये, इसको आसपास से कवर कर लेगी एक लेयर, जो लेयर बनी होगी ग्रैनुलोसा सेल्स की। अब हम इसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, करेक्ट। ठीक है, देखो, a large number of these follicle degenerate during the phase from birth to puberty। बर्थ से प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचता है ईच ओवेरी में। तो तुमसे सवाल पूछा गया कि बताइए कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितना प्राइमरी फॉलिकल बचा रहता है एक ओवेरी में। ऑप्शन है 50,000, ऑप्शन है 70,000, ऑप्शन है 1,00,000, ऑप्शन है 1,20,000। क्या लगाओगे? 70, क्योंकि 60 से 80 के बीच में लिखा हुआ है, करेक्ट। उसने बोला अब प्राइमरी फॉलिकल जो है, इसके ऊपर और लगेगी लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स की, करेक्ट है। और एक थीका, एक कवरिंग आवरण डेवलप होगा। अब हम उसको सेकेंडरी फॉलिकल की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे, करेक्ट। अभी तक प्राइमरी प्राइमरी oocyte के साथ ही ये कहानी हो रही है। पहले प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर लगी तो हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। अब उसी प्राइमरी oocyte के ऊपर एक दूसरी आवरण लग गई, मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स की बहुत सारी आवरण लग गई, बहुत सारा कवर लग गया, तो हमने बोला सेकेंडरी फॉलिकल, करेक्ट। अब उसने क्या बोला, सुन, सेकेंडरी फॉलिकल अब कन्वर्ट हो जाएगी टर्शरी फॉलिकल में। किसमें? प्यूबर्टी के बाद हो रहा है ये सब, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल था वो प्यूबर्टी के पहले था, ठीक है, समझ गए। प्राइमरी फॉलिकल गेट साउंड और भी लेयर उसके ऊपर लगा और ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में। और टर्शरी फॉलिकल की खास बात ये है कि इसके पास एंट्रम होगा। क्या होगा? एंट्रम। एंट्रम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो कि आपको टर्शरी फॉलिकल में देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज। अब हमने बोला उसके ऊपर जो थीका लगी थी ना, ये थीका, इस थीका की बात कर रहा है वो, न्यू थीकास। तो हमने बोला थीका 2 लेयर में बढ़ जाएगी, इनर थीका
इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। और इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन कि इस स्टेज पे प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल अपना साइज ग्रो करेंगी और बनाएंगी फर्स्ट म्योट मतलब कंप्लीट करेंगी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन को और बनाएंगी सेकेंडरी oocyte और एक अनइक्वल साइज का टाइनी पोलर बॉडी। समझ आया कि नहीं आया बताओ? नहीं समझ आया? अच्छा, मैं एक बार नहीं समझ आया ना तो मैं एक बार ये कर देता हूं तुम्हारे सामने, देखो रिपीट करता हूं, देखो। हाँ हाँ, तो मैं समझा रहा हूं, देखो। उगोनिया सेल थी पक्का, वो मियोसिस माइटोसिस करके किसे क्या बनी, प्राइमरी oocyte बनी। प्राइमरी oocyte उसके बाद अरेस्ट हो गया, करेक्ट? करेक्ट। प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो गया, पक्का। और वो अरेस्ट होने के बाद हमने प्राइमरी oocyte को कहा। अब प्राइमरी oocyte के आसपास ना बहुत सारा कवर चढ़ने लगा, करेक्ट है? वो कवर थी ग्रैनुलोसा सेल्स की। किसकी कवर थी? ग्रैनुलोसा सेल्स की वो कवरिंग थी। किसके ऊपर चढ़ने लगा? प्राइमरी oocyte के ऊपर ये चढ़ने लगा, करेक्ट? तो हमने बोला ये अब प्राइमरी oocyte के ऊपर जो कवर चढ़ रहा है ना, इसका नाम है प्राइमरी फॉलिकल। मतलब ये कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन है? प्राइमरी oocyte है, पक्का। और हमने बोला कि अब जो प्राइमरी oocyte है किसके अंदर? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, करेक्ट है? तो अगर हम प्यूबर्टी के टाइम पे देखेंगे तो प्राइमरी फॉलिकल 60 से 80 हजार ही बचेगा। कितना बचेगा? कितना बचेगा? अरे बाबा देखो, हमने बोला बर्थ हुआ, ठीक है? बर्थ के बाद होता है क्या ये वाला प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है? बर्थ के बाद ना कंप्लीट होता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बन गया, पक्का। उसके बाद प्यूबर्टी तक तो ये कुछ नहीं करेगा, बताओ। प्यूबर्टी के बाद ना सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। तो ये प्राइमरी प्राइमरी oocyte जब बना ना तो उसके ऊपर लेयर लग गया। लेयर का नाम था ग्रैनुलोसा सेल की लेयर थी, तो हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है? अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना बहुत सारे डीजेनरेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और प्यूबर्टी तक आते आते प्राइमरी फॉलिकल का नंबर बचेगा 6000 से 60,000 से 80,000, करेक्ट? अब इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और भी ग्रैनुलोसा सेल की लेयर लग जाएगी, और भी ग्रैनुलोसा सेल की लेयर लग जाएंगी। और थीका एक कवरिंग का प्रोडक्शन हो जाएगा, इसके ऊपर कवर लग जाएगा इसके ऊपर। क्या इस कवर के अंदर प्राइमरी oocyte है कि सेकेंडरी oocyte है अभी? पक्का, मतलब प्राइमरी oocyte के ऊपर ही कवरिंग लग रही है, नाम चेंज हो रहा है बार बार। स्टार्टिंग में प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रैनुलर सेल्स लगे तो प्राइमरी फॉलिकल हमने बोल दिया। फिर उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम पे कितना बचा प्राइमरी फॉलिकल? 60,000 से 80,000, करेक्ट है? उसके ऊपर फिर कवरिंग लगी तो हमने बोला सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोला? सेकेंडरी फॉलिकल बोला ना। और उसके ऊपर नए थीका मतलब और नया नया लेयर बन गया, पक्का। अब सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया तुम्हारा टर्शियरी फॉलिकल में। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुआ? टर्शियरी फॉलिकल में। बट यहां पे डिफरेंस क्या है कि टर्शियरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, कि जब टर्शियरी फॉलिकल बनेगा तो एक फ्लूइड फिल कैविटी बनेगी। क्या बनेगी? फ्लूइड फिल कैविटी बनेगी, जिसको एंट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंट्रम बोलेंगे। और वो जो थीका की लेयर डेवलप हो रही थी ना सेकेंडरी फॉलिकल्स के पास, वो भी दो लेयर में बढ़ जाएगी। अंदर वाले को इंटरना कहेंगे, बाहर वाले को एक्सटर्ना कहेंगे, करेक्ट? और यहां पे याद रखना अभी भी अंदर कौन है? प्राइमरी oocyte ही है। अब प्राइमरी oocyte जब टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई है तो साइज बढ़ चुका है। अब ये कंप्लीट करेगी अपनी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन को, पक्का। तो बनेगा एक पोलर बॉडी और बनेगा सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा? पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। द सेकेंडरी oocyte रिटेंडेड बल्क ऑफ द, उसने बोला प्राइम सेकेंडरी oocyte के पास अच्छा खासा बल्क में साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है? प्राइमरी साइटो प्राइमरी प्राइमरी oocyte के मुकाबले, ठीक है? कैन यू थिंक एनी एडवांटेज? बिल्कुल एडवांटेज नहीं है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवीजन? ऐसा कुछ नहीं, वो डीजनरेट कर जाता, ठीक है? सुनो मेरी बात। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी क्लियर। हमने बोला, वो बोल रहा है कि भैया पोलर बॉडी के बारे में क्लियर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल। अब बताओ टर्शरी फॉलिकल किसमें चेंज हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें? अच्छा, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है कि सेकेंडरी oocyte है? कैसे बताओ? अरे बच्चा, मैंने तुमको बोला ना कि जब टर्शरी फॉलिकल बना, जब टर्शरी फॉलिकल बना तो वहां पे साइज बहुत बढ़ गया। किसका?
प्राइमरी oocyte का, तो उसने अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर दिया और सेकेंडरी oocyte को बना दिया था, याद नहीं है तुमको? अरे यार देखो 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 देखो, तो सुनो, कंफ्यूज मत हो, देखो देखो ध्यान से सुनो। इट इज द इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल, मतलब प्राइमरी oocyte किसके अंदर है? टर्शरी फॉलिकल के अंदर है, करेक्ट है। अपना साइज बढ़ाएगी कौन? प्राइमरी oocyte, और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगी। डिवीजन को कंप्लीट करेगी तो एक लार्ज हैप्लॉइड सेल बनेगा सेकेंडरी oocyte, और टाइनी पोलर बॉडी बनेगा, करेक्ट? समझ आया? अब इस टर्शरी के ऊपर और भी लेयर लगना स्टार्ट करेगा। अब टर्शरी के पास क्या है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी oocyte है, पक्का? अब ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर है, अब टर्शरी फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? टर्शरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। अब मुझे बताओ, टर्शरी से जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, तो टर्शरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्राफियन फॉलिकल में। इस ग्राफियन फॉलिकल के पास क्या है? सेकेंडरी oocyte है कि प्राइमरी oocyte है? सेकेंडरी oocyte, पक्का? फिर हमने बोला द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलेसुडा। क्या बोलता है ये? सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक और कवरिंग बनती है, क्या नाम है उसका? जोना पेलेसुडा, पक्का? उसने बोला द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है तुम्हारा, वो रप्चर होगा और किसको रिलीज करेगा? सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा, करेक्ट? फ्रॉम द ओवेरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है? तो कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड, हाँ मैं आपको बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, इस फिगर को ध्यान से देख के मुझे बता क्या तुझे समझ आता है। देख, तो ऊगोनिया है, माइटोसिस हुआ इसमें, करेक्ट? फीटल लाइफ है ये, देख रहा है इधर। फिर प्राइमरी oocyte बना, फिर मियोसिस 1 है कंप्लीट प्रियर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन के पहले कंप्लीट हो जाएगा, बट कब कंप्लीट होगा? अप्रॉक्स प्यूबर्टी के बाद कंप्लीट होता है, पक्का? देखो तो वही लिखा हुआ है क्या? देखो तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हो उधर? तो सेकेंडरी oocyte बना प्यूबर्टी के बाद, ठीक है? फर्स्ट पोलर बॉडी भी बना, फिर एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है, फिर सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte को जब स्पर्म मिल जाएगा तो वो अपना सेंट्रियोल्स उसको दे देगा, तब कन्वर्जन होगा, तब बनेगा ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी। समझ आ रहा है क्या? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है वो ओवम रिलीज होता है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ये बताओ। सेकेंडरी oocyte, समझ आया? अब देखो ध्यान से, देखो इस चीज को ध्यान से देखो, देखो ऊगोनिया, प्रीमोडियल, प्राइमरी फॉलिकल देखो, सेकेंडरी फॉलिकल देखो, फिर देखो टर्शरी फॉलिकल, ठीक है? फिर उसके बाद ये चीज़ें हैं जो कि अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ध्यान देखना, फिगर देख लो एक बार कैसे कैसे चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद तो ये आ गया। चलो, एनसीईआरटी का ये फिगर ध्यान से देख के मुझे बताओ क्या तुमको क्या समझ आता है। ब्लड वेसल्स हैं, ये समझ आता है। प्राइमरी फॉलिकल है, ये समझ में आता है। ये प्राइमरी फॉलिकल के पहले क्या है बताओ? ये उगोनियाज हैं, क्या बताओ तो? चलो, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, फिर देखो टर्शरी फॉलिकल्स शोइंग एंट्रम। मैंने बताया ना कि टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में ये डिफरेंस होता है कि टर्शरी फॉलिकल के पास एंट्रम होता है, करेक्ट? फिर वो टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया ग्राफियन फॉलिकल में, और ग्राफियन फॉलिकल ने क्या ओवम को रिलीज किया? कायदे में सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया, ठीक है? किसको रिलीज किया? सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे कार्पस लूटियम में, जिसका काम मैं मेस्ट्रो साइकिल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। क्या आपको ऊजेनेसिस समझ आ रहा है? बताओ ऊजेनेसिस में क्या हुआ, ये बताओ। ऊजेनेसिस में क्या हुआ? बेसिकली ऊगोनिया सेल थी, उन्होंने माइटोसिस किया। क्या किया? माइटोसिस किया और बना प्राइमरी oocyte। क्या बना? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के पास पहली कवरिंग चढ़ी, प्राइमरी फॉलिकल बन गया वो, ठीक है? और हमने बोला प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास बच रहे हैं। अब उन प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और कवरिंग चढ़ी, हमने बोला सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल पर और कवरिंग चढ़ी तो क्या बन गया? वो टर्शरी फॉलिकल बन गया। और टर्शरी फॉलिकल की एक खास बात है कि उसके पास एंट्रम होता है। एंट्रम क्या होता है? फ्लूइड फिल कैविटी होती है, पक्का? और वहां पे जब आप थीका, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो एंट्रम बना। और टर्शरी फॉलिकल के टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि थीका जो लेयर है, थीका की जो लेयर है वो आउटर और इनर में बदल गई है, करेक्ट?
फिर हमने बोला टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर अभी क्या है, प्राइमरी oocyte है, वो अपना साइज बढ़ाएगी और अपना फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगी। जब वो कंप्लीट करेगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनेगा। पोलर बॉडी के बारे में क्या होगा क्या पता, कोई क्लियर नहीं है। सेकेंडरी oocyte अब टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, अब उसके बाद क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है ना, उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ेगी जिसका नाम होता है जोना पेलिसुडा। क्या होता है, जोना पेलिसुडा, करेक्ट। और ग्राफियन फॉलिकल फिर रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा ओवरी से बाहर विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ओवुलेशन जो कहते हैं ना, मतलब सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ओवरी से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। कक्का पक्का समझ आया, ओवुलेशन कहते हैं, समझ आया। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे ओवम बना, कैसे सेकेंडरी oocyte बना, ये यहाँ पे ये आपको बता रहा है। अब जो लास्ट वाला पन्ना है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और जो इसमें क्या डिफरेंस है, तो देख लेना यार। देखो ऐसा है कि नंबर ऑफ गैमेट प्रोडक्शन तो मिलियंस बनते हैं, और याद रखना बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो एक गर्ल होती है, गर्ल लड़की जो होती है, उसके जीवन काल में अप्रॉक्स 400 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। कितनी बार आता है, अप्रॉक्स 400 बार आता है, करेक्ट। पूरे जीवन काल में कितनी बार आता है, 400। ये बता रहा है दो स्टेज के बीच में, मिनार्ची से मीनोपाउस के बीच में, समझ रहे हो। मिनार्ची वो वक्त होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मीनोपाउस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया। तो मिनार्ची से मीनोपाउस एक जनरल आंकड़ा है कि 400 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, पक्का। और स्पर्म की अगर बात बोले, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात बोले, तो भाई ऐसा है कि वो थ्रू आउट द लाइफ बनता है, करेक्ट। ये 4 बनता है, ये 1 बनता है, आपको पता है। ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, ये फीटल डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एनी टाइम, कभी भी, लेकिन आपको पता है ना कि oogenesis जो है मंथ में एक बार होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, पक्का। इंड कब होता है, इंड कभी भी नहीं होता है, पूरी जिंदगी चलता रहता है, लेकिन हाँ oogenesis जो है वो इंड हो जाता है मीनोपाउस के दौरान, पक्का। टाइमिंग ऑफ गैमेट रिलीज, तो स्पर्मेटो अगर स्पर्म की बात बोले तो किसी टाइम भी रिलीज कर सकते हैं, बट oogenesis क्या है, मंथली साइकिल है, ये मंथ में एक बार आता है, करेक्ट। मियोसिस की बात बोले तो वो अनइंटरप्टेड होता है, मियोसिस कोई भी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता चलता रहता चलता रहता है। बट यहाँ पे कई बार हमने देखा कि चीजें अरेस्ट हुई हैं जाकर के, करेक्ट। याद रखना स्पर्मेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन में लाइनिंग जर्म लाइन है ना, याद है, स्पर्मेटो याद है तुमको, मैंने पढ़ाया था जर्म लाइन, याद है तुमको, मेल जर्म सेल के बारे में, वो इन्वॉल्व थी ना मियोसिस बनाने में, स्पर्म बनाने में। तो हम बोलें कि जर्म सेल जो हैं, मतलब मेल जर्म सेल जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं गैमेट फॉर्मेशन में। लेकिन oogenesis की बात बोले तो इसमें कोई भी गैमेट में कोई इन्वॉल्व नहीं है। कौन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी जर्म लाइन इन्वॉल्व नहीं है एपिथेलियम की। समझ आ रहा है क्या। तो दीज आर द डिफरेंट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। समझ आता है डिफरेंस कि नहीं आता, बताओ। समझ आता है जी।